आज हम देखेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर जेंगो का एमवीटी आर्किटेक्चर। यानी कि आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर मॉडल व्यू टेम्पलेट जो इंटरनल आर्किटेक्चर है हमारे जेंगो वेब फ्रेमवर्क का, जो कि एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है हम उसको कवर करेंगे। उसको हम थ्योरेटिकली समझेंगे कि एमवीटी किस तरह काम करता है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने एक यहाँ पर इमेज और डायग्राम लगा रखा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ कंसेप्ट्स लिख रखे हैं और कुछ ब्लॉक्स बना रखे हैं। जिस तरह आप देख पा रहे हो, ये यूज़र है। यूज़र है। अब ये यूज़र हम हैं, लाइक मैं एक यूज़र हो सकता हूँ, एक विजिटर यूज़र हो सकता है, यूज़र कोई भी हो सकता है, ठीक है। यूज़र है, ये फाइनल है, ये आप ये चीज़ें कॉमन है, ऑब्वियसली एक नॉर्मल सी बात है। यूज़र क्या होता है हर कोई जानता है। यूज़र है। यूज़र अब क्या करेगा, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, यूज़र ब्राउज़र पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की और वहाँ पर आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल, आपने आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, लाइक आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, और आप ये मान के चलो, ये एज्यूम करके चलो कि फेसबुक जो है वो पाइथन और जेंगो पर बना हुआ है। आप ये एज्यूम करके चलो, तो उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होगा, हम एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करके समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो क्या होगा कि आपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट की और उसको सेंड कर दिया, यानी पब्लिश कर दिया। वो पोस्ट क्रिएट हो गई है, अब उसके ऊपर लाइक भी आएंगी, उसके ऊपर कमेंट भी आएगी, वो पोस्ट आपकी शेयर भी की जा सकती है, ठीक है। तो आपने जो पोस्ट शेयर की है वो ब्राउज़र पर की है, यानी कि फेसबुक पर की है। फेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है, आप इंस्टाग्राम का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो आपने वहाँ पर एक पोस्ट का जो शेयर किया है उसका एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है आपके। वो फेसबुक का इंटरनल आर्किटेक्चर होता है कि वो क्या यूआरएल देता है। तो वो एक यूआरएल होता है। तो यूआरएल पर क्या हुआ, वो आपका जो यूआरएल है वो हुई आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्या हुई? एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। यानी जो आपका यूआरएल है और आप उससे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। तो ये कॉमन सी बात है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? इन रिटर्न कोई आंसर मिलेगा। इसी तरह जब भी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है? एक रिस्पॉन्स मिलता है एचटीटीपी का, ठीक है। तो हमने कोई रिक्वेस्ट करी, यानी कि हमने एक्शन परफॉर्म किया। मैंने एक पोस्ट की, एक फेसबुक के ऊपर, हो गई है, पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो उसके बीच में क्या प्रोसेसिंग हुई थी, यानी कि पोस्ट पब्लिश करते वक्त प्रोसेसिंग क्या हुई थी, वो हम चेक कर लेते हैं। वो हुई क्या थी, हमने ब्राउज़र पर गए, हमने फेसबुक ओपन किया, ठीक है, और अपना अकाउंट और लॉगिन हुआ हुआ है हमारा, और हमने वहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो पोस्ट जब हो रही है, उसके पीछे का, यानी कि उसके बिहाइंड का जो सीन चल रहा है प्रोग्रामिंग का और फ्रेमवर्क का, वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि आपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट की होगी, आपने पब्लिश बटन पे क्लिक किया होगा, सारा अपना डेटा, इमेज वगैरह, टैग वगैरह लगाने के बाद वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट कहाँ पे गई होगी? व्यू के ऊपर। व्यू क्या है? एक आपका कंट्रोलर है, यानी कि आपका एक लॉजिकल पार्ट है। यानी कि यहाँ पे सारा डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये एक प्रिपरेशन लेयर है। यहाँ पर ही पता लगेगा कि आपको क्या लॉजिक लिखना है, क्या प्रोग्रामिंग करनी है, आपको डेटा कहाँ से रिसीव हो रहा है, आपको डेटा कहाँ पहुँचाना है। तो आपका जो ब्राउज़र है जहाँ से आपने एक्शन परफॉर्म किया, वहाँ से एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट हुई और वो कहाँ गई? व्यू पर। अब व्यू का काम है, यानी कि ये जो कोड है व्यू का, ये आप लिखोगे, यानी कि हम लिखेंगे एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम लिखेंगे इस कोड को, ठीक है। तो हम इसका लॉजिक डिफाइन करेंगे। अब हमारे लॉजिक के बिहाफ पर ये व्यू चेक करेगा, यानी ये व्यू वाला कंसेप्ट चेक करेगा कि आपका जो डेटा है वो किस तरह का है, उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म हुआ हुआ है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पोस्ट पब्लिश की, ठीक है, मैंने पोस्ट कर दी है, सिंपल है, वो पब्लिश हो रही है। तो उसके बीच क्या हो रहा है, मेरा ब्राउज़र जो है व्यू के पास आया, यानी रिक्वेस्ट ब्राउज़र से कि मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, और व्यू क्या करेगा? व्यू व्यू चेक करेगा कि ये जो सेम पोस्ट है ये हमारे मॉडल में तो नहीं है, यानी मॉडल कहते हैं हम डेटाबेस को। अगर पोस्ट के ऊपर अगर पोस्ट के ऊपर यूनिक आइडेंटिटी लगी होगी, यानी यूनिक मार्क लगा हुआ होगा, तो पोस्ट डबल नहीं जा सकती, ठीक है। अगर पोस्ट डबल जा सकती है, यूनिक आइडेंटिटी मार्क नहीं है, कोई वैसी नहीं है, मतलब कोई यूनिक कॉन्स्टेंट नहीं लगा रखा, तो आपकी पोस्ट चली जाएगी, यानी पोस्ट आपकी डेटाबेस में चली जाएगी। व्यू क्या करेगा? आपकी आई हुई रिक्वेस्ट को चेक करेगा, लॉजिक चेक करेगा जो आपने लिख रखा होगा व्यू वाली फाइल के अंदर, ठीक है।
वो चेक करने के बाद ये चेक करेगा कि मॉडल में कोई डेटा तो नहीं है, अगर डेटा है तो उसका कॉन्स्टेंट चेक करेगा कि यूनिक है या फिर सेम हो सकता है, अगर कोई भी हो उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करेगा व्यू, और मॉडल में आपका वो पोस्ट स्टोर कर देगा। जब वो मॉडल में आपकी पोस्ट स्टोर हो जाएगी, यानी कि डेटाबेस लेयर के अंदर स्टोर हो जाएगी, देन क्या होगा, वहां से रिसीव करेगा व्यू, यानी एक बार तो व्यू सेंड कर रहा है उस डेटा को जो आप पब्लिश कर रहे हो मॉडल के अंदर, ताकि वो डेटाबेस के अंदर जाकर सेट हो जाए, स्टोर हो जाए। फिर दूसरा काम क्या कर रहा है व्यू, कि वो जो स्टोर हुआ हुआ डेटा है, जो अभी डेटा हैंड टू हैंड नैनो सेकंड्स के अंदर जो डेटा स्टोर किया है, जो आपने एक्शन परफॉर्म किया था ब्राउजर से पोस्ट पब्लिश का, वो पोस्ट का डेटा डेटाबेस में स्टोर करा है, और स्टोर होने के बाद उन्हीं माइक्रो और नैनो सेकंड्स के अंदर इतनी स्पीड के साथ इसने क्या करा कि वो डेटा स्टोर हुआ हुआ डेटा फैच किया, रिट्रीव किया, यानी कि उसकी लिस्ट बनाई, उसके अंदर से गेट कर लिया, और जब वो गेट कर लिया वापस हम व्यू में आ गए, यानी वो व्यू में आ गया। और अब व्यू अपना तीसरा काम करने जा रहा है। क्या काम करने जा रहा है? वो जा रहा है टेम्पलेट के पास। टेम्पलेट क्या है? हमारा फ्रंट एंड है, यानी कि आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ये है आपका टेम्पलेट। तो क्या हुआ कि आपने जब ब्राउजर पर फेसबुक पर एक पोस्ट पब्लिश की, तो उसमें एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हुई। ठीक है, अभी पोस्ट पब्लिश नहीं हुई है, ये पीछे का बिहाइंड का आर्किटेक्चर मैं समझा रहा हूँ। उसकी रिक्वेस्ट व्यू के पास आई, व्यू ने चेक करा मॉडल के अंदर डेटा भेजा, यानी कि आपकी पब्लिश का डेटा, आपने इमेज यूज़ कर रखी होगी, आपने टैग यूज़ कर रखे होंगे, आपने हाइपरलिंक यूज़ कर रखा होगा, आपने मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रखी होगी। तो वो जो डेटा है वो आपका मॉडल के अंदर गया, यानी डेटाबेस के अंदर गया, स्टोर हो चुका। स्टोर होने के बाद अब व्यू अपना दूसरा काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है कि उस डेटा स्टोर हुए हुए को, यानी जो डेटा सेव हो चुका है उसको गेट कर रहा है, दोबारा गेट कर रहा है, और वापस व्यू के अंदर आ रहा है, फिर अपना दूसरा लॉजिक चला रहा है, यानी कि दूसरा लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है। वो दूसरा लॉजिक क्या है कि गेट कर लिया, और गेट करने के बाद अब तीसरा काम कर रहा है कि जो चीज़ हमने स्टोर करवाई थी, फिर उसको गेट किया था, यानी कि रिट्रीव किया था, फैच किया था, अब वो चीज़ आप फ्रंट एंड पे दिखा दो। ठीक है, जब फ्रंट एंड पे दिखेगी, फ्रंट एंड के बाद क्या होगा, जब फ्रंट एंड पे दिख गई, रेंडर हो गई, अब वो रेंडर होने के बाद वो HTTP रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होगी, वो भी व्यू करेगा, और उसको ब्राउज़र पर दिखा देगा, यानी कि यूज़र को इंटरेक्ट करवा देगा। तो ये था जेंगो का MVT आर्किटेक्चर। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जेंगो का MVT आर्किटेक्चर क्या होता है, कि इसमें आप तीन चीज़ लेते हो, यानी कि मॉडल, व्यू, टेम्पलेट। मॉडल मीन्स क्या होता है? मॉडल मीन्स डेटाबेस होता है। और व्यू मीन्स क्या होता है? व्यू आपका लॉजिक पार्ट होता है, कंट्रोलर पार्ट होता है, आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे आप सारा फ्लो डिफाइन करते हो। और टी क्या होता है आपका? टी फॉर टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स आपका फ्रंट एंड, यानी कि आपने ब्राउजर पर कोई एक्शन परफॉर्म किया, वो HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, अब वो HTTP रिक्वेस्ट व्यू के पास आ रही है, व्यू ये डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लो क्या है, लॉजिक क्या है ना, रिक्वेस्ट किस टाइप की है, ये सारी चीज़ें चेक करेगा, उसके हिसाब से काम करेगा। अगर वो मॉडल में जाएगा, यानी अगर कोई डेटाबेस की रिक्वेस्ट है, तो वो डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से स्टोर करवाने की रिक्वेस्ट है, या फिर कोई चीज़ अपडेट करनी है या डिलीट करनी है, या कोई चीज़ रिट्रीव करनी है, यानी कि फैच करनी है, गेट करनी है, तो ये सारा डेटाबेस में होगा, और फिर दोबारा टेम्पलेट के पास उसको रेंडर करवा देगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है लाइक जिसमें टेम्पलेट का, वो मॉडल का कोई लेना देना नहीं है, डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं है, व्यू उसको डायरेक्टली भी टेम्पलेट पर प्रिंट करवा देगा। वो हम सारी चीज़ें देखेंगे जब हम जेंगो को कोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम अपने लर्निंग फेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जेंगो का MVT आर्किटेक्चर। ये तो MVT हो गया, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर परसुइंग BC और BTech फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, आप जो भी कर रहे हो, आप परसुइंग कर रहे हो या आप कंप्लीटेड हो, यानी कि आप ग्रेजुएटेड हो कंप्यूटर साइंस में, तो आपने प्रोग्रामिंग सीखी होगी, C एंड C++ सीखी होगी, जावा सीखी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स के आर्किटेक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जावा की, और मैं बात करता हूँ C++ की, तो जावा का स्प्रिंग बूट है, तो सबके कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर होता है फ्रेमवर्क के। जैसे जावा का स्प्रिंग बूट है, उसका भी आर्किटेक्चर है। ठीक है, और आपका PHP है, PHP का लैरेवल है, लैरेवल फ्रेमवर्क है, उसका भी कोई ना कोई आर्किटेक्चर है। तो ये जेंगो का आर्किटेक्चर है MVT, ये इस तरह से काम करता है। पूरा बैकएंड आपका जो है पाइथन और जेंगो से इसी आर्किटेक्चर पे डिपेंड रहता है। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि MVC, आप एक पैटर्न होता है MVC, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये क्या था? ये था मॉडल व्यू टेम्पलेट। दूसरा क्या होता है? MVC। एक होता है MVP, यानी कि मॉडल व्यू प्रेजेंटर।
एक प्रेजेंटर भी होता है यानी एमवीपी। लेकिन अभी जो मैं करंटली डिस्कस करूंगा आपसे वो करूंगा एमवीसी। जेंगो एमवीटी तो हमारे को अच्छे से समझ आ गया, लेकिन हम एक बार एमवीसी को भी अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें एमवीसी और एमवीटी और एमवीपी इन तीनों आर्किटेक्चर में हमें डिफरेंस पता लग जाए और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए जेंगो एमवीटी की। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इस तरह से। और अगर आप अब देखोगे मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एमवीसी आर्किटेक्चर। यानी कि एमवीसी आर्किटेक्चर में क्या होता है, ये होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें कोई ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, थोड़ा सा फ्लो अलग है एमवीटी से। यानी कि जिस तरह आप देख पा रहे हो, एक सेकंड में, जिस तरह आप मेरे मॉडल व्यू टेम्पलेट जेंगो वाले में देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, मॉडल व्यू टेम्पलेट, व्यू है, मॉडल है, टेम्पलेट है। व्यू किस चीज़ का काम कर रहा है, कंट्रोलर का। व्यू किस चीज़ का काम कर रहा है, लॉजिक हैंडल करने का, फ्लो हैंडल करने का। और मॉडल तो मॉडल है ही यानी कि डेटाबेस, और टेम्पलेट जो है वो आपका टेम्पलेट है फ्रंट एंड। ठीक है, तो एमवीसी वाले में हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। इसमें क्या क्या चेंजेस है, मॉडल तो वही है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, हैंडल्स डेटा लॉजिक, इंटरेक्ट्स विद डेटाबेस। ठीक है, मॉडल तो वही है, ये आपका डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और व्यू जो है, व्यू व्यू क्या करेगा यहाँ पे, व्यू यहाँ पे टेम्पलेट का काम करेगा। जिस तरह हमारे जेंगो एमवीटी में व्यू क्या काम कर रहा था, लॉजिक का, कंट्रोलर का, और टेम्पलेट किसका काम कर रहा था, फ्रंट एंड का। लेकिन एमवीसी वाले पैटर्न में क्या है, एमवीसी वाले पैटर्न में ये है कि जो व्यू है, यानी कि जो व्यू हमारा जेंगो वाले एमवीटी पैटर्न में लॉजिक का काम कर रहा था, यहाँ पर एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, एमवीसी आर्किटेक्चर के अंदर व्यू वाला जो कंसेप्ट है, व्यू वाली जो लेयर है, व्यू वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पर किस चीज़ का काम करेगा, फ्रंट एंड का काम करेगा, यानी कि आपका टेम्पलेट वाला काम करेगा। ठीक है, और आपका जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर है या ये यहाँ पे आपके फ्लो और लॉजिक वाला काम करेगा। यानी कि जो एमवीटी में व्यू कर रहा था वो यहाँ पर कंट्रोलर कर रहा है, और जो हमारा एमवीटी में टेम्पलेट कर रहा था यानी कि फ्रंट एंड, वो यहाँ पर व्यू कर रहा है। बाकी और इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप देख पा रहे हो इन दोनों डायग्राम में, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या था, व्यू, मॉडल, टेम्पलेट। और इसमें क्या है आपका, इस पे आपका लाइक यूज़र, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू। यानी कि व्यू जो है फ्रंट एंड हो गया, और कंट्रोलर जो है वो एक कंट्रोलर हो गया, जिस तरह हमारा कंट्रोलर व्यू था एमवीटी वाले में। ठीक है, तो ये था जेंगो एमवीटी आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर नहीं आई आपको समझ, तो आप हमारी इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, दोबारा से बैक जाइए और दोबारा समझिए। इसको स्लो स्पीड पर करके देखिए ताकि आप चीज़ों को लर्निंग फेज में जल्दी कैचअप कर पाओ, यानी कि जल्दी उसको कैच कर पाओ और जल्दी उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, मेमोराइज कर पाओ। ठीक है, और अगर आप फैमिलियर हैं एमवीसी आर्किटेक्चर से, जैसे कि मैंने बोला बीसी और बीटेक के अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है किसी अनदर प्रोग्रामिंग या फ्रेमवर्क में, तो आपको एमवीटी आर्किटेक्चर जेंगो का बहुत ज़्यादा ईजीली तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस जेंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और इसकी जो हमारी प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर हमने जेंगो का इंट्रोडक्शन किया है, जेंगो की इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बनाई है, उसको आप वॉच कीजिए। और इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक पाइथन की प्लेलिस्ट भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पाइथन की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो। अगर आपको पाइथन आती है तो ऑब्वियसली जब भी आप जेंगो सीख पाओगे। यानी कि जेंगो एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है जिसके लिए पाइथन का आना मस्ट है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, और अगर आप ऑलरेडी फैमिलियर हो किसी अनदर प्रोग्रामिंग से, तो आप साथ साथ भी पाइथन सीख सकते हो, और साथ साथ हमारी इस वाली जेंगो की प्लेलिस्ट को भी साथ साथ देख सकते हो, यानी कि आप दोनों प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम जेंगो की गेट स्टार्टेड करेंगे, यानी कि जेंगो को हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स देखेंगे, जेंगो का प्रोजेक्ट देखेंगे और कुछ कमांड्स देखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।